आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के मैथ में बिल्कुल एक नया चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। बिल्कुल नया चैप्टर है और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना कुछ बातें हम आपको बता देना चाहते हैं। क्योंकि मैथ का ये चैप्टर है आपका क्लास 8 का, चैप्टर का नाम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। अच्छा, यदि किसी किसी बुक में ना आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के जगह पे यदि वेरिएशन मिले तो भी घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में आर.एस. अग्रवाल बुक में इसका चैप्टर का नाम जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ही है, लेकिन किसी बुक में यदि आप कोई दूसरा बुक इस्तेमाल करते हैं, यदि उसमें मिल जाए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है, ठीक है। बस आपके लिए एक छोटा सा जानकारी था। दूसरी बात, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, 3 से 4 क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और छोटा तो है, साथ ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस चैप्टर में ना हमको मात्र 2 फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है और उन्हीं 2 फॉर्मूला के बदौलत पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और जितने भी सवाल है वो सब भी आपके बन जाएंगे, मात्र 2 फॉर्मूला। लेकिन उस 2 फॉर्मूला तक पहुंचने से पहले हम लोगों को कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप उसको एक बार समझ लेते हैं, फॉर्मूला को समझ लेते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करना है वो समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। सबसे पहले ना आपको यहाँ पे ये तो समझ में आना चाहिए ना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये मालूम चल जाएगा, मतलब चैप्टर का पूरा निचोड़ समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग 4 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा वेरिएशन, दूसरा होगा हमारा प्रोपोर्शन, तीसरा होगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और चौथा होगा इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये 4 चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, ये चैप्टर हमारे कमांड में आ चुका है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखा जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया इसमें, समझते हैं पहले एक एक करके। इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएशन के बारे में, ठीक है। हालांकि देखो, चैप्टर का नाम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी हो सकता है या फिर चैप्टर का नाम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन भी हो सकता है। हालांकि दोनों सेम चीज है, आप वेरिएशन बोलो या प्रोपोर्शन बोलो, दोनों का मतलब लगभग सेम है, लेकिन दोनों में ना छोटा सा डिफरेंस है, बस बहुत छोटा सा डिफरेंस है। हालांकि आप दोनों को एक भी कह देंगे ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, उन डिफरेंस को भी समझ लेंगे हम लोग। तो पहले बात करते हैं वेरिएशन के बारे में, फिर बात कर लेंगे हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं क्या है ये। If two quantities depend on each other in such a way that the change in one quantity is a corresponding change in the other, then the two quantities are said to be in variation। कुछ समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इसको छोड़ दो, स्टेटमेंट को अभी आप छोड़ो। यहाँ पे ना 3-4 एग्जाम्पल अभी हम लिखते हैं, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो। यदि आप एक बार उसको समझ गए एग्जाम्पल को, तो फिर ये स्टेटमेंट कुछ नहीं है, आप अपने आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। और ये 4 एग्जाम्पल हम आपके एनसीईआरटी बुक से लेना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं क्या है। देखिए पहला एग्जाम्पल इसमें है, लिखते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप पहले समझो, तभी आपको ये वाला स्टेटमेंट ना समझ में आ पाएगा, बहुत आराम से समझिएगा इसको, ठीक है। पहला एग्जाम्पल समझते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है if the number of articles purchased increases the total cost also increases। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ना, सपोज कीजिए कि हमको एक पेन खरीदना था और मेरे पास नहीं था पेन, तो हम स्टेशनरी वाले दुकान में गए और हमने भैया को कहा कि भैया हमको एक पेन चाहिए। उन्होंने हमको ये एक पेन दिया और हमने पूछा कि कितना प्राइस हुआ इसका, उन्होंने कहा 5 रुपया, तो हमने 5 रुपया उनको दे दिया। मतलब कि एक पेन हमको कितने रुपए का पड़ा, 5 रुपए का पड़ा। लेकिन हमको फिर ख्याल आया ना कि अच्छा हमको ना एक मेरे भाई के लिए भी पेन लेना था, तो हमने कहा कि भैया एक और पेन दो हमको। उन्होंने एक और पेन हमको दे दिया, कितना हो गया मेरे पास, 2 पेन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि एक पेन जो लिए उसका भी तो 5 रुपया दो, हमने 5 रुपया और दिया उनको। तो पहले मेरे पास एक पेन था तो हमने उनको दिया 5 रुपया, अब मेरे पास 2 पेन हो गया, हमने उसको फिर से 5 रुपया दिया। यानी कि हमारे पास पेन बढ़ा तो उनके पास पैसा भी बढ़ गया। पहला चीज समझ में आ गया। मतलब कि ये ना पेन आपका क्या आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई सामान, कोई चीज। तो हमारा जब आर्टिकल बढ़ा, यानी कि हमारा जब पेन बढ़ा, तो उसका पैसा भी क्या हो गया, बढ़ गया।
एक पेन के बदले में हमने उनको 5 रुपया दिया, लेकिन 2 पेन के बदले में हमने उनको 10 रुपया दे दिया। इट मीन्स हमारा आर्टिकल बढ़ा तो पैसा भी उनका बढ़ गया। तो पहला आपका एग्जाम्पल यही है। अब सवाल है कि सर एग्जाम्पल से आप बताना क्या चाहते हैं? दो चीज बताना चाहते हैं आपको हम, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन। लेकिन अभी नहीं, अभी आप फिलहाल एग्जाम्पल समझते चलिए, ठीक है। बाद में हम एक बार सभी चीजों को कनेक्ट करवा देंगे आपस में, एक बार में आप पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, आपने क्या समझा? पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि आपने एक पेन खरीदा तो आपने दिया 5 रुपया। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने एक पेन का दिया कितना? 5 रुपया। उसके बाद आपने एक पेन और खरीदा, यानी कि आपने 2 पेन खरीदा, तो आपने कितना दिया? 10 रुपया दिया। क्या पहला एग्जाम्पल समझ में आया आपको? यानी कि हमारा ये आर्टिकल बढ़ा तो पैसा भी बढ़ गया उनका। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? पहला एग्जाम्पल समझ आ गया ना? अगला एग्जाम्पल क्या देखिए, अगला एग्जाम्पल है, मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, मोर इज द इंटरेस्ट अर्नड। अच्छा, यहाँ पे ना बैंक किस तरीके से काम करता है आपको मालूम है? जैसे मान लीजिए कि आपने ना क्या किया, आपके पास घर में ना 10 लाख रुपया जमा, आपके पास घर में 10 लाख रुपया, ठीक है। आपने क्या किया, आप बैंक गए, आपने बैंक वाले को अपना 10 लाख रुपया आपने दे दिया। बैंक वाला क्या आपके पैसे को केवल रखेगा क्या? नहीं, बल्कि वो कहेगा ना कि देखो भैया, आपने ना हमको 10 लाख रुपया दिया, तो हम क्या करेंगे, आपको इस 10 लाख रुपया पे कुछ इंटरेस्ट देते रहेंगे। इंटरेस्ट देते रहेंगे मतलब कुछ पैसा आपको हम देते रहेंगे। अच्छा, आपने इसको ऐसे भी समझो, चलो आपके लिए हो सकता है ये चीज नया हो, लेकिन आप ऐसे समझिए। जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और हमने उस पैसे को 1 साल तक रखा, तो जब हम चुकता करने के लिए जाएंगे उसको, तो क्या हम 1 ही लाख रुपया उनको देंगे? नहीं, हमसे कुछ और भी वो ज्यादा लेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ना 1 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, उन्होंने कहा कि देखो, यदि तुम इस 1 लाख रुपये को अपने पास रखते हो 1 साल के लिए, तो हम तुमसे बदले में 1 लाख रुपया तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 5,000 रुपया और ले लेंगे इंटरेस्ट के तौर पे। तो जब हम उसको 1 साल के बाद पैसा लौटाने जाएंगे, तो 1 लाख लौटाने जाएंगे या 1,05,000 लौटाने जाएंगे? 1,05,000 लौटाने जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा बैंक भी काम करता है। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो बैंक हमारे पैसों को केवल रखता नहीं है, बल्कि हमारे पैसों के ऊपर वो इंटरेस्ट भी देता है। हम इतना मूर्ख हैं कि हम अपना पैसा जाके बैंक में रखेंगे, अपने घर में क्यों नहीं रखेंगे? घर में रखेंगे अपना, क्या? लेकिन आदमी बैंक में पैसा रखता क्यों है? ताकि उसका पैसा सुरक्षित रहे, पहला चीज। दूसरा चीज, उसके पैसे पे इंटरेस्ट उसको मिलता रहे, यानी कि कुछ पैसा हर साल उसको मिलता रहे। जैसे मान लीजिए हमने बैंक में जाके 1 लाख रुपया जमा किया, क्या 1 साल के बाद जब हम अपना पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो क्या हमको 1 लाख रुपया ही मिलेगा? नहीं, कुछ रुपया थोड़ा सा उसमें ज्यादा मिलेगा। हो सकता है 1,05,000, 1,10,000, 1,15,000 कुछ ऐसा मिले हमको। मतलब ये हो गया कि आप बैंक में जितना ज्यादा पैसा डिपॉजिट कीजिएगा, जितना ज्यादा आप पैसा जमा कीजिएगा बैंक में, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट बैंक देगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए, दूसरा एग्जांपल क्या था हमारा, सपोज कीजिए कि हमने बैंक में, सपोज कीजिए कि हमने बैंक में जमा किया 1 लाख रुपया, मान लीजिए, और बैंक ने हमको इंटरेस्ट कितना दिया? मान लेते हैं चलो 5,000 रुपया। बात समझ आ रही है? मतलब कि हमने बैंक को 1 लाख रुपया दिया, और जब हम 1 साल के बाद उस पैसे को लेने जाएंगे ना, तो बैंक हमको 1 लाख रुपया तो मेरा देगा ही देगा, 5,000 रुपया वो और हमको देगा। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि हमने बैंक में 2 लाख रुपया जमा किया। अब बताइए हमको बैंक कितना देगा इंटरेस्ट? 10,000। ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे भी हम क्या समझाना चाहते हैं आपको? यहां पे भी हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमने 1 लाख रुपया जमा किया तो हमको बैंक ने दिया 5,000 रुपया। अब हमने अपना पैसा थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कि पैसा हमने अपना बढ़ाया तो बैंक ने भी हमको पैसा क्या किया? थोड़ा सा बढ़ा के दिया। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया? लेकिन अब सवाल है कि सर इसके थ्रू आप बताना क्या चाहते हैं? बताएंगे, अब जी थोड़ा सा आप सब्र करो बस, ठीक है। क्योंकि इससे हम दो चीज आपको समझाना चाहते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। लेकिन अभी आप एग्जांपल समझते चलेंगे, ठीक है। चलो तीसरा एग्जांपल समझिए, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, इसमें कहा गया है, एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेज। क्या है इसका मतलब? समझिए, अभी हम लोग पटना में है, मान लीजिए कि हमको पटना से ना दिल्ली जाना है, ठीक है। और मेरे जाने का जो स्पीड है, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसे बताते हैं। स्पीड जो है मेरा
बस एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 200 किलोमीटर पर आवर 24 आवर। बताते हैं ये क्या लिख रहे हैं। हमको पटना से दिल्ली जाना है, ठीक है। हम अपना कार निकाले, रोड पे गए, और हम पटना से दिल्ली किस रफ्तार से जा रहे हैं? 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम जा रहे हैं। यानी कि हम 1 घंटे में 200 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहे हैं। बात समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने क्या किया, अपना स्पीड बढ़ा दिया, हमने कर दिया यहाँ पे 400 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब हम पहली बार निकले तो मेरा स्पीड था जाने का 200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में हम 200 किलोमीटर चल जाते थे। लेकिन अब हम क्या किए, दोबारा हमने चलना शुरू किया पटना से दिल्ली की ओर। अब मेरा जाने का जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए, पहले हम पहुंचते थे 24 घंटे में, तो अब कितने घंटे में पहुंचेंगे? 12 घंटे में पहुंचेंगे। ये हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बस 5 मिनट आप रुको, बस सब चीज आपको पता चलेगा। लेकिन एग्जाम्पल क्या कहना चाहते हैं मालूम चलो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब आप तेजी से चलते हैं तो आप जल्दी पहुंचते हैं। उसी प्रकार से इन दोनों में बताइए, 200 किलोमीटर पर आवर का मतलब थोड़ा सा धीरे हो गया, इसके कंपैरिजन में धीरे हो गया, तो हमको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, यानी कि 24 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली हम। लेकिन यदि हम 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि यदि आप बहुत तेजी से चलते हैं ना तो आप जल्दी पहुंचते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से पटना का स्टेशन जाना हो, हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हमको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत तेजी से दौड़ के जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी पहुंचेगा। तो बहुत आप तेजी से जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज इसमें था हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं इसको भी। फॉर अ गिवन जॉब more the number of workers less will be the time taken to complete the work। जैसे समझिए, मान लीजिए कि हमको एक अपार्टमेंट बनवाना है, ठीक है। 10 मंजिला बिल्डिंग हमको एक बनवाना है, और उसमें ना 10 वर्कर काम कर रहा है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमको एक हमको अपार्टमेंट बनवाना है, हमको एक इसमें अपार्टमेंट बनवाना है, और चलो आप ऐसे समझो, एक अपार्टमेंट को ना जब 10 वर्कर बनाते हैं तो उसको बनाने में लगता है 30 दिन। बस एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ठीक है, बस एग्जांपल बता रहे हैं। यानी कि हमको एक अपार्टमेंट बनवाना था, और उस अपार्टमेंट में काम करने वाले लोग कितने हैं? 10 लोग हैं, और इन सभी ने 30 दिन में अपार्टमेंट बना के हमको तैयार कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने 10 के जगह पे हमने 20 वर्कर लिया। हमने कहा कि नहीं, थोड़ा सा वर्कर का संख्या क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब हमारा जो अपार्टमेंट बन रहा है उसमें 10 आदमी नहीं काम कर रहा है, बल्कि अब 20 आदमी का काम कर रहा है। तो बताइए हमारा बिल्डिंग कितने दिन में बनेगा? 15 दिन में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब थोड़ा सा इसमें समझाते हैं कि आखिर हम ये क्या कहना चाह रहे थे। थोड़ा सा नहीं, इसमें हम थोड़ा सा और बता देते हैं डिटेल में। अच्छा, ये किसके बारे में था? ये सवाल था हमारा पेन और पैसा के बारे में, है ना। चलिए आप इसको ऐसे कर लो, ये बेसिकली हमारा एग्जाम्पल था पेन का, और ये एग्जाम्पल बेसिकली हमारा किसका था? बैंक का था। लिख दे रहे हैं ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े। और ये वाला हमारा स्पीड वाला था, ये आप स्पीड वाला समझ लो। और ये हमारा कौन सा था? वर्कर वाला। बात समझ आई है? चलिए अब एक बार बताते हैं, उसके बाद फिर ना हम बताएंगे आपको कि आखिर हम इससे क्या बताना चाहते थे आपको। पहले वाले में आपने समझा कि हमारा पेन वाला है, मतलब कि पेन का संख्या हमारा बढ़ गया तो हमारा पैसा भी बढ़ गया, ठीक है। पहला ये चीज था हमारा। दूसरा आपने ये देखा कि यदि आप बैंक में ज्यादा पैसा जमा कीजिएगा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा चीज। तीसरा चीज आपने क्या देखा, यदि आप स्पीड बढ़ा देते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे,
तीसरा आपने देखा। चौथा आपने क्या देखा, यदि आप वर्कर का संख्या बढ़ा देंगे तो काम आपका जल्दी हो जाएगा, यानी कि 12 दिन में 15 दिन में हो जाएगा आपका। अभी ना क्या आपको एग्जांपल समझ में आया है? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप इस स्टेटमेंट को अब पढ़ो, अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा क्या कहा गया इसमें। देखिए, इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर। अच्छा, यहां पे ना हर चीज जो हमने लिया वो दो क्वांटिटी आप समझो, जैसे पेन और पैसा, पेन को पहला क्वांटिटी समझो, पैसा को दूसरा क्वांटिटी समझो। उसी प्रकार से ये आपने जो जमा किया और ये आपको जो इंटरेस्ट मिला, पहला क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी, ऐसे समझो आप। स्पीड पहला क्वांटिटी और ये आपका आवर दूसरा क्वांटिटी। उसी प्रकार से वर्कर आपका पहला क्वांटिटी और डे आपका दूसरा क्वांटिटी, यानी कि इसमें दोनों चीज क्या है, दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। पेन बढ़ गया तो उसका पैसा भी बढ़ गया। तो अब यहां पे आप समझो, if two quantities depend on each other in such a way that the change in one quantity is a corresponding change in the other, यहां कॉमा तक पढ़ो वापस। यानी कि इसमें आपने ये देखा कि जब भी हमारा कोई एक क्वांटिटी बदल रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक बदल जा रहा है। जैसे पहले आपने एक पेन का दिया 5 रुपया, अब जब आपने पेन 2 कर दिया तो आपको देना पड़ेगा 10 रुपया, यानी कि इसमें आपने बदलाव किया तो इधर अपने आप बदलाव हो गया। तो क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है? बिल्कुल डिपेंड है। ये बदल रहा है तो ये भी बदल जा रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो वही उसी प्रकार से ये वाला देख लो, आपने 1 लाख रुपया आपने जमा किया तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिला 5,000 रुपया, लेकिन यदि आपने 2 लाख रुपया जमा किया तो आपको मिला 10,000 रुपया। तो क्या ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है? पैसा बढ़ रहा है तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, दोनों दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उसी प्रकार से आपका ये वाला है, देखो स्पीड जब आपका 200 किलोमीटर पर आवर था तो आप पहुंचते थे 24 घंटे में दिल्ली, लेकिन जब आपका स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर हो गया तो अब दिल्ली आप मात्र 12 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। तो क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है? आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम आपका घट गया, दोनों दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगला, वर्कर आपका पहले 10 काम करता था, आपका काम होता था कंप्लीट 30 दिन में, लेकिन जब आपका वर्कर अब 20 काम करने लगा तो आपका काम मात्र 15 दिन में हो गया। तो क्या यहाँ पे वर्कर और डे दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है? चलिए अब यहाँ पे दोबारा आइए, इफ टू क्वांटिटीज, यानी कि हर किसी में हमारा दो क्वांटिटी है, यानी कि दो चीज है। इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट द चेंज इन वन क्वांटिटी इज अ कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर, यानी कि ये जब दो क्वांटिटी हमारा इसमें दिया गया है, हर एग्जांपल में दो क्वांटिटी दिया गया है, जब एक क्वांटिटी के बदलने से दूसरे क्वांटिटी भी बदल जाए, then the two quantities are said to be in variation। तो जब एक क्वांटिटी के बदलने से दूसरा क्वांटिटी भी हमारा चेंज हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं, बस सिंपल। और यहाँ पे आपने हर एग्जांपल में देखा कि दो क्वांटिटी है, इसमें पैसा और पेन है, इसमें आपका डिपॉजिट और इंटरेस्ट है, इसमें आपका स्पीड और आवर है, इसमें आपका वर्कर और आपका इसमें डे है ना। तो हर किसी एग्जांपल में दो क्वांटिटी है, पहला बात। और जब कोई एक चीज चेंज हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जा रहा है हर एग्जांपल में, है ना। और जब इस प्रकार का सिचुएशन दिया हुआ रहे कि कोई एक बदले तो दूसरा अपने आप बदल जाए, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। क्या अब आपको ये चीज समझ में आ गया वेरिएशन क्या होता है? चलिए अब हम लोग अपने दूसरे वाले एग्जांपल पे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा इसमें प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या है देखते हैं। और हमने कहा था क्या आपको कि कई बार आपको वेरिएशन और प्रपोर्शन एक समझना है, लेकिन दोनों में ना छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट, it is a statement which indicates that two ratios are equal। ये स्टेटमेंट है, अब आपको समझाते हैं आखिर ये हमने क्या लिखा है, समझिए। इट इज अ स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल, यानी कि वेरिएशन आपको समझ में आ गया, जब पहला क्वांटिटी चेंज हो दूसरा क्वांटिटी अपने आप चेंज होगा, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। लेकिन प्रपोर्शन हमारा ना एक स्टेटमेंट है, मतलब कि एक डेफिनेशन है, ये बताता ये है विच इंडिकेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल,
यानी कि ये बताता है कि दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे। एग्जांपल देते हैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है आपके सामने 4:60 बराबर होंगे 12:180 के। अच्छा, आपने ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा है ना, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते थे। एक बात और आपको मालूम है कि यदि हमारा रेशियो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहे तो हम लोग इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इंडिकेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल। क्या ये दोनों रेशियो आपको इक्वल दिख रहे हैं क्या? कहीं से इक्वल आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी आपको इक्वल दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखिए, आप इसको काटो, कितना बार में? एक बार में काटते हैं, और ये कितने बार में कटेगा? 4 के टेबल में 15 बार में। उसी प्रकार से इसको काटते हैं हम लोग 12 से एक बार में, और ये 12 के टेबल में 15 बार में कटेगा। इट मीन्स क्या आया आपके सामने? आपके सामने आया यहाँ पे 1/15 इक्वल्स टू 1/15। इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 1:15 इक्वल्स टू 1:15। क्या लिख सकते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हमने पहली बार आपके सामने एग्जांपल दिया 4:60 बराबर 12:180, आपको लगा कि नहीं ये बराबर नहीं है, लेकिन जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके सामने क्या आ गया? बराबर आ गया। तो जब इस प्रकार का सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि दोनों रेशियो बराबर हो जाए, समझ जाइएगा वो आपका क्या है? प्रपोर्शन है। सिंपल। तो ये प्रपोर्शन क्या बताता है हमको? प्रपोर्शन ये बताता है कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाएं तो वही आपका कहलाएगा प्रपोर्शन। ठीक है। और वेरिएशन क्या बताता है? वेरिएशन ये बताता है कि जब आपका पहला क्वांटिटी चेंज होगा, यानी कि पहला कोई चेंज हो गया, दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये हमारा वेरिएशन और ये हमारा प्रोपोर्शन। ये वेरिएशन, ये प्रोपोर्शन। सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो प्रोपोर्शन में क्या समझा आपने, बताइए? प्रोपोर्शन में आपने ये समझा कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाएं वही आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब दूसरा नंबर के बाद अब आइए आप तीसरे नंबर पे, डायरेक्ट प्रपोर्शन। देखिए, हालांकि आप ना प्रपोर्शन के जगह पे वेरिएशन वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन चूंकि अब आपको मालूम चल गया कि दोनों सा डिफरेंस होता है, दोनों को आप अलग बताइएगा क्या। ठीक है, चलो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन समझते हैं। पहले डायरेक्ट समझ लेते हैं पहले। ठीक है, इसमें क्या देखिए, डायरेक्ट प्रपोर्शन को ना याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं, इसके अलावा ना आपको सोचना ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है कि यदि दो चीज है, यदि पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, या फिर पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या समझा आपने? डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब आपने ये समझा कि यदि कोई दो चीज है, यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी अपने आप बढ़ेगा, या फिर कोई एक घट रहा है तो दूसरा भी अपने आप घटेगा। इसका एग्जांपल दूं? इसका एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं कहां पे? ये 4 एग्जांपल जो है ना, इसमें से 2 एग्जांपल आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन का और 2 एग्जांपल आपका इनवर्स प्रपोर्शन का है। बताते हैं कौन सा है आपका। ये पहला वाला और ये आपका दूसरा वाला डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जांपल है। बताते हैं कैसे। देखिए, आपके पास हमने क्या कहा? डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, या फिर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यही हमारा होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे आपके पास पहले एक पेन था तो आपने उसको कितना पैसा दिया? 5 रुपया। अब आपके पास पेन 2 हो गया, आपने कितना पैसा दिया उसको? 10 रुपया दिया। यानी कि आपका पेन बढ़ा तो उसका पैसा भी बढ़ गया। कोई दिक्कत इसमें? तो एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा ना। यही हमारा है डायरेक्ट प्रपोर्शन, और इससे आसान डायरेक्ट प्रपोर्शन कुछ नहीं है। तो चलते फिरते देखो रोड पे पूछ दे आपसे कि बताइए डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या समझते हैं, तो बताइए कि देखिए डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, या फिर कोई एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला एग्जांपल भी आपका वही चीज था। जैसे आपने बैंक में जमा किया 1 लाख रुपया तो आपको इंटरेस्ट मिला मात्र 5,000 रुपया, लेकिन जब आपने 2 लाख रुपया जमा किया बैंक में तो आपको इंटरेस्ट मिल गया 10,000 रुपया। यानी कि आपने डिपॉजिट ज्यादा किया तो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिला, डिपॉजिट आप कम करते
तो इंटरेस्ट भी आपको कम मिलता। तो क्या अब आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन समझ में आया? बिल्कुल आ गया। तो बताइए, कोई यदि पूछ दे कि डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या है तो आप क्या बताएंगे? बताइए जरा, कैसे समझाएंगे आप उसको? मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं मालूम है, हमको नहीं पता डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है, आप कैसे समझाएंगे आप हमको? बताइए। अच्छा, दो क्वांटिटी आपने वर्ड किया इस्तेमाल। मान लीजिए हमको क्वांटिटी भी नहीं पता हमको क्या होता है, मान लो हमको ना कुछ भी हमको नहीं पता, हमको नहीं पता क्वांटिटी क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, हमको नहीं पता, आप कैसे समझाओगे? दुकानदार से जैसे एक बिस्किट लिए ना, हाँ, उसको 10 रुपए दिए, हाँ, तो वही अगर 2 बिस्किट लिए तो उसको 20 रुपए दिए। बिल्कुल, तो जो हमारा भी बढ़ा और उसका भी बढ़ा। बिल्कुल, बस हो गया, यही चीज तो है। अच्छा एग्जांपल दिया अभी आयुष ने कि सर यदि किसी, मान लो देखो, किसी कॉन्सेप्ट को ना ऐसे समझो कि किसी को समझाना भी पड़ जाए ना, जिसको कुछ नहीं मालूम है उसको समझ में आ जाए। आपने अभी बोला कि सर सामने वालों को ऐसे समझाएंगे कि देखिए, आपने यदि दुकान से एक बिस्किट का पैकेट खरीदा तो आपने दुकानदार को 10 रुपया दिया, अब आपने 2 बिस्किट का पैकेट खरीदा तो आपने फिर से 10 रुपया दिया, तो इसका मतलब है कि आपके पास बिस्किट का संख्या बढ़ गया, तो उसके पास पैसा का संख्या भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब एक चीज बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ गया, इट मीन्स यही हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन है, सिंपल। या फिर एक चीज घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, बस, और इससे आसान आप नहीं बता सकते, बड़ा सिंपल हो गया ये तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ बातें कर लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चलो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नंबर ऑफ पेन, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स और कॉस्ट ऑफ पेन्स। चलिए यहाँ पे ना हम लोग बेसिकली 2 कॉलम बनाने वाले हैं, 1 2 3 4 काफी होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि पहली बार आपने 2 पेन खरीदा, फिर 4 6 8। चलिए समझिएगा एग्जांपल के तौर पे, ये ऊपर वाला आपका नंबर ऑफ पेन बता रहा है कि आपने कितना पेन खरीदा, और नीचे में आपको बता रहा है कि आपने कितने पेन के लिए कितना पैसा दुकानदार को दिया। जैसे आपने जब 2 पेन खरीदा तो दुकानदार को आपने 4 रुपया दिया, ठीक है, 2 पेन के बदले 4 रुपया आपने दिया। तो अब आप बताइए कि 4 पेन के बदले आप उसको कितना रुपया दीजिएगा? बिल्कुल 8 रुपया, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब आप बताइए 6 पेन के बदले आप उसको कितना रुपया दीजिएगा? 12 रुपया, और 8 पेन के बदले आप उसको कितना दीजिएगा? 16 रुपया। कोई दिक्कत? मतलब हमने 2 पेन खरीदा, उसको हमने 4 रुपया दिया, 4 पेन खरीदा तो हमने 8 रुपया दिया, फिर 6 का 12, फिर 8 का 16। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हम और आपको गहराई से बताने के लिए कुछ चीजें यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, आप इसको समझिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम और इधर सटा के लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना था? 2 4 6 8, 4 8 12 16। ठीक है, अब समझिए, आप ना इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको x3 मान लो, और इसको x4 मान लो। x1 x2 x4 x3 इसका मतलब क्या है? पेन का बेसिकली संख्या है। ठीक है, और इसको आप y1 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको y3 मान लो, और इसको y4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और आपको इसमें बताते हैं। इसमें ना अब बेसिकली हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। किसका फॉर्मूला? डायरेक्ट प्रपोर्शन का। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, यहां पे आप लिखेंगे x और यहां पे आप लिखेंगे y। देखिए यहां पे x का मतलब क्या है, जो ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ पेन्स, और यहां पे y का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन।
तो आपने यहाँ पे x1 x2 x1 x2 x3 x4 आपने लिखा है, वही लिख दो आप यहाँ पे x1 x2 x3 और x4, फिर y1 y2 y3 y4। इस तरीके से आपने टेबल तैयार किया, ठीक है। और इस टेबल में जो कुछ भी आपने लिखा है ना, बताते हैं अभी ये है क्या, थोड़ा सा सब्र कीजिए। पहले एक काम करो, ये ना ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको छोड़ो, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके बताते हैं आपको, ये ज्यादा पेचीदा हो जा रहा है। सिंपल से आप यहाँ पे x लिखो और नीचे में y लिखो, ठीक है। बराबर का साइन दिया आपने, ये क्या था आपका x1, ये y1, ये क्या था x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। चलिए अब इसी में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं हम क्या है ये। देखिए ये आपका बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, लेकिन ये अभी अधूरा है, अब इसके बारे में पूरा आपको समझाते हैं ये है क्या। देखिए यहां पे ना आपने क्या लिखा, थोड़ा सा देखो तो 2 4 लिखा है, 4 8 लिखा है, 6 12 लिखा है और 8 आपने 16 लिखा है। जरा इन सबको काट के देखो तो वैल्यू कितना आता है, काट के देखते हैं कितना आएगा। 1/2 1/2 1/2 1/2, सभी में वैल्यू कितने आ रहे हैं आपके पास, 1/2 आ रहे हैं। इट मीन्स ये सबके सब आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या यहां पे भी हम यदि सभी के बीच में बराबर का साइन दे दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगा। इट मीन्स ये आपका तैयार है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। बस यही आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। इसको अपने दिमाग में ना बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। x1/y1 x2/y2 x3/y3 x4/y4 ये सब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x1 x2 ये सब क्या है, कोई वैल्यू है, आपको ना टेबल में दिया हुआ रहेगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ये टेबल में पहले से आपको गिवन रहेगा, ठीक है। ये सब आपस में इक्वल होते हैं। कहां से मालूम चला आपको, यहां से मालूम चलेगा, सब इक्वल होते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपने यहाँ पे ना बहुत कुछ समझा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, या फिर एक चीज घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। इसका डायग्राम, इसका सवाल कैसे आएगा आपके पास, हर बार इसका सवाल जो है ना आपको टेबल के रूप में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमने केवल यहाँ पे आपको बता दिया है, लेकिन इसका मेन फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये सभी आपस में इक्वल होते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने इनवर्स प्रोपोर्शन पे। ये हमको मिटाना पड़ेगा, इसको देख लीजिए आप थोड़ा जल्दी से, बस ऊपर का थोड़ा सा मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दें। चले तो 2 एग्जांपल अभी आपने समझा है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अब है हमारा अगला चौथा नंबर पे इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं, इसका भी टेबल बनाते हैं। चलिए यहां पे ना, चलो अब इसमें डायरेक्टली हम लोग एक्स वाई कर लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स वाई के जगह पे अब आपको मालूम है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। एक्स के जगह पे हो सकता है नंबर ऑफ पेन्स हो, वाई के जगह पे हो सकता है नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन्स हो, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 6 है, 3 है, 36 है, 72 है और लास्ट में 16 है। यहां भी कर लेते हैं, यहां पे कितना है जरा बताइए उधर से, 24 48 4 2 9 9, हाँ 9 है। चलिए तो ये आपके पास एक टेबल है। चलिए
इसका भी थोड़ा सा बनाते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला। देखिए ध्यान से, इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने x1 बाई y1, x2 बाई y2, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन इसमें भी सारे के सारे इक्वल होंगे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करके सारे इक्वल होंगे, मल्टीप्लाई करके सारे इक्वल होंगे। जैसे यदि आप मान लीजिए इसमें आप इसको मानते हैं x1, तो इसको मानना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा टेबल थोड़ा सा और लंबा बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर दिक्कत और गंदा लगेगा देखने में। थोड़ा सा और लंबा बना देते हैं। यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y रहेगा, चलिए अब बताइए उधर से कितना है, 4, अच्छा 6 है, पहले 6 है, 24 है, 3, 48, 36, 4, 72, 2, 16, 9। चलिए ये है, और इसमें हम मान लेते हैं इसको x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4 और y5। इसमें भी सारे इक्वल होंगे, लेकिन इसमें सारे इक्वल किस तरीके से होंगे, मल्टीप्लाई करके होंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से देखिए, x1, y1, ठीक है, फिर x2, y2, फिर x3, y3, फिर x4, y4, फिर x5, y5, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जहां तक अगर टेबल होगा, जहां जितना लंबा टेबल उतना लंबा वैल्यू आपका, ठीक है। और ये सब आपस में इक्वल होते हैं, और यही है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, सब आपस में इक्वल होंगे। कैसे, देखिए 24 को 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 24 के 4 हाथ में 2, 144, हाँ 144 आएगा। इसको भी आप करो, 144 आएगा, इसको भी 144, इसको भी 144, इसको भी करोगे 144 आएगा। यानी कि सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने क्या समझा? अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब तो आपने अभी समझा ही नहीं है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर एक बढ़ेगा तो दूसरा वाला घटेगा। देखो डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है दूसरा भी घटता है। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। डायरेक्ट में ऐसे चलता है, दोनों ऊपर तो दोनों नीचे, दोनों ऊपर तो दोनों नीचे, डायरेक्ट में। लेकिन इनवर्स में ऐसे, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ऐसे। अब इसका एग्जांपल भी बताते हैं आपको। इसका एग्जांपल ना ये दोनों है। जैसे डायरेक्ट के लिए एग्जांपल था आपका पहला दूसरा एग्जांपल, इनवर्स के लिए आपका तीसरा और चौथा वाला। जैसे इसमें देखो, आप इसमें देखो, जब आप पहली बार 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाते थे तो आपको टाइम लगता था 24 घंटा, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपना समय को, सॉरी अपना स्पीड आपने बढ़ाया। आपने स्पीड बढ़ाया तो घट क्या गया, टाइम, यानी कि एक बढ़ा तो दूसरा घट गया ना। उसी प्रकार से ये वाला देख लो, जब 10 वर्कर काम करते थे तो उसको कंप्लीट करने में 30 दिन लगता था, लेकिन अब आपने वर्कर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो दिन क्या लगेगा आपको, कम लगेगा। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या तो दोनों बढ़ता है या तो दोनों घटता है, लेकिन इनवर्स में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ऐसे चलता है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, और डायरेक्ट के लिए फॉर्मूला आपका वो वाला है। कोई डाउट नहीं ना होगा इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा ये और हाँ, आज हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में खास करके समझा है। पहला वेरिएशन, उसके बाद प्रोपोर्शन, उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसके बाद फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी हम लोगों ने केवल कॉन्सेप्ट को समझा है, अभी हमने सवाल नहीं बनाया है। जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना, यानी कि अगला वाला जो हमारा क्लास होगा वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर,
और आप देखेंगे कि जितने भी सवाल हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बनेंगे और इनवर्स प्रोपोर्शन के बनेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूला हमारा टेबल के रूप में बनेगा और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। जितने भी सवाल बनेंगे वो सब टेबल के रूप में बनेगा और सब इन्हीं दोनों का फॉर्मूला के बदौलत बनेगा टोटल। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि आप ये समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको नहीं लिखना था, ये मेरे लिए था कुछ वैल्यू जो कि हमने पहले से लिख रखा था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से आप लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। और ये चैप्टर बड़ा आसान है, तो हो सकता है कि आज हमने आसान है प्लस छोटा भी है, तो आज हमारा पहला क्लास हो गया, 2 क्लास में हो सकता है ये खत्म भी हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।